अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली। कैमरामैन मुबशर यासीन के साथ 1 जुलाई 2023 है आज, और हाड़ देसी महीने की है आज 17 तारीख। आज हमने एक बहुत ही अफसोसनाक और बहुत ही तशवीशनाक पहलू पर गुफ्तगू करनी है, और वो ये है कि ईद उल अज़हा के रोज़ स्वीडन के दारुल स्टॉकहोम ने एक बदबख्त ने, एक इंतहाई काबिल मज़म्मत शख्स ने आज़ादी इज़हार राय के आड़ में वहाँ कुरान पाक को शहीद किया, और उसको बहुत सारे लोगों ने देखा। ये वाक़या क्या है? स्टॉकहोम में सीनियर जर्नलिस्ट गज़ाल मेहदी हमारे साथ आज होंगे। उनसे हम पूछेंगे कि ये वाक़या किस तरह हुआ है, हुकूमत वहाँ की क्या कर रही है, वहाँ के मुसलमानों के क्या जज्बात हैं, और एक ख़ास तौर पे ये कि नाटो में जो मेंबरशिप मिलने वाली है स्वीडन को, टर्की उसका मेंबर है और उसके पास वीटो पावर है। तो इस सिलसिले में अब होगा क्या? अस्सलाम वालेकुम गज़ाल जी वालेकुम सलाम ज़ुल्फ़िकार भाई, और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस वीडियो चैट पे इनवाइट करने का। गज़ाल, ये बताइए कि ये असल में वाक़या हुआ क्या है, और ये इसकी आपने क्या सूरत-ए-हाल देखी है? ये वाक़या असल में स्टॉकहोम स्वीडन में ईद उल अज़हा वाले दिन मुसलमानों की जो सबसे बड़ी मस्जिद है उसके सामने पेश आया है, जिसमें एक इराकी सिटीज़न जो कि जिसने 2021 में यहाँ पर पॉलिटिकल साइलम अप्लाई किया था, उसका नाम है सालमान मोमिका। उसने इजाज़त ली कि मैं यहाँ पर कुरान पाक जो है वो शहीद करना चाहता हूँ ईद उल अज़हा वाले दिन। तो पुलिस ने उसको इजाज़त देने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर उसने इसके कॉन्टेस्ट किया कोर्ट के अंदर, और कोर्ट ने उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्ट के तहत इजाज़तनामा दिया कि आप ये काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट को या पुलिस को उसको प्रोटेक्ट भी करना पड़ गया। बेशक वो चाहे 2 बंदे थे, और उनके ख़िलाफ़ जो है कई हज़ारों की तादाद में लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन क्योंकि उन्होंने इस जो लॉ है उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया तो उनको ऑटोमेटिकली प्रोटेक्शन मिल गई। तो उसके बाद सूरत हाल काफ़ी गंभीर है यहाँ पर। मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे हर कोई परेशान सा है, ख़ास तौर पे जो मुसलमान हैं यहाँ पे उनमें बहुत ही ज़्यादा गम और गुस्सा पाया जाता है। लेकिन क्योंकि हम कह सकते हैं पॉलिटिकली भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, और बाय लॉ भी हमें इतनी चीज़ों का पता नहीं है, तो हम कुछ इस तरह की एफर्ट नहीं कर सके जिससे इसके ऊपर इम्पेक्ट किया जा सकता शुरू से ही। लेकिन अब काफ़ी मुसलमान जो है वो गेट टुगेदर हो रहे हैं और इसके ख़िलाफ़ जो है वो केसेस कर रहे हैं। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि जो उस बदबख्त शख्स है उसके ख़िलाफ़ स्वीडन के एक और कानून के मुताबिक कार्रवाई हो रही है, तो इसका क्या नतीजा आपके ख्याल में निकलेगा? उसको क्या सज़ा होगी? इस जुर्म के ख़िलाफ़ क्या सज़ा हो सकती है? जी, यहाँ पर इसके ऊपर 2 चार्जेस इस वक्त सालमान मोमिका के ऊपर लगे हैं। एक तो उसके ऊपर हेट स्पीच का है कि उसने मुसलमानों को टारगेट किया और मुसलमानों की मस्जिद के सामने ईद उल अज़हा वाले दिन उसने वाक़या किया, तो उससे बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है, मुसलमानों के अंदर बहुत ज़्यादा एंगर और गुस्सा पाया जाता है। दूसरा उसके ऊपर चार्जेस ये है कि यहाँ पे किसी भी किस्म की जो जलाना है वो अलाउड नहीं है पब्लिक प्लेस में, क्योंकि यहाँ पे इंतहाई ड्राई मौसम चल रहा है, तो आपको ये चीज़ अलाउड ही नहीं थी पब्लिक में, तो आपने ये कैसे कर दी? तो उसका तो चार्जेस जो हैं वो बड़े ही आप कह सकते हैं कि उसका कुछ जुर्माना ही बस उसको पड़ेगा, लेकिन जो हेट स्पीच के अंडर आता है उसके ऊपर उस पर कार्रवाई हो सकती है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा, ये बेगैरत आदमी ने 10 दिन के अंदर अंदर इस तरह का दोबारा वाक़या करने का अंदिया दिया है, और उसने कहा है कि ये काम मैं इराक़ की जो एम्बेसी है उसके सामने करूँगा, जिसमें मैं इराक़ी परचम को और कुरान पाक को दोबारा शहीद करूँगा। तो बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं इस वक्त। जो जॉर्डन की एम्बेसी है, जो मोरक्को की एम्बेसी है, उसने अपने एम्बेसडर्स को वापस बुला लिया है, जबकि सऊदी अरबिया, यूएई, ओमान वगैरह ने जो स्वीडिश एम्बेसडर्स हैं उनको बुला के तो काफ़ी उनकी सर्जिश की है कि ये क्यों आप इस तरह के वाक़यात करते हैं। तो लेट्स सी कि ये क्या होता है 10 दिन के अंदर, क्या पुलिस दोबारा उसको इजाज़त देती है या वो दोबारा कोर्ट में जाएगा, कोर्ट से दोबारा लेता है या नहीं। तो मामला काफ़ी संजीदा है। लेट्स सी, आई होप कि ऐसा ना हो दोबारा, और इसके जो स्वीडन है उनमें ये चीज़ स्वीडिश लोगों में भी पाई जाती है कि इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए। अब आखिर में ये बताएं कि पाकिस्तान में जो स्वीडिश एम्बेसी है वो तो पिछले 1 साल से बंद है, तो अब अगर पाकिस्तानी ने कोई वीज़ा लेना हो या वहाँ पे इसकी कवरेज करना हो, तो क्या होगा?
جی، جو سویڈش ایمبیسی ہے پاکستان میں، وہ تو پچھلے سال ہی بند ہو گئی تھی. اگر آپ کو یاد ہو کہ پچھلے سال جو واقعہ ہوا تھا جس میں راسموس پلودن جو کہ ڈینش سٹیزن ہے، اس نے جو یہاں کے فریڈم آف سپیچ کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں پہ قرآن پاک کو شہید کیا تھا، وہ لعنتی بعد میں واپس چلا گیا تھا ڈنمارک میں. لیکن یہاں پہ پچھلے سال بہت زیادہ احتجاج کیا گیا، گاڑیاں جلائی گئیں، اور ایون جو پولیس ہے اس کے اوپر بھی پتھراؤ کیا گیا، کیونکہ لوگ یہی سمجھتے رہے کہ گورنمنٹ اس کو بیک کرتی ہے. حالانکہ گورنمنٹ اس کو بیک نہیں کرتی، کیونکہ وہ لا کا استعمال کرتا ہے، تو پولیس کو اس کو پروٹیکٹ کرنا پڑتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی طرح سے پولیٹیکل فورس بنیں اور اپنی بات کو یہاں پہ منوائیں کہ یہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، یہ ہیٹ سپیچ میں آتی ہے. بیک ٹو دا آپ کا جو پوائنٹ تھا کہ اب ایمبیسی جو ہے کیونکہ وہ بند پڑی ہوئی ہے پچھلے سال سے، تو جون 17 کو انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ جتنے بھی معاملات مائیگریشن کے ہیں، جو ویزا کا انتظار کر رہی ہیں، وہ ان کو ادیس ابابا ایتھوپیا میں جانا پڑے گا. کیپٹل آف ایتھوپیا جو ادیس ابابا، وہاں پہ جا کر تو اپنے ویزا اور مائیگریشن کے معاملات کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اچھا، اب یہ کہ وہاں کی حکومت کے جو اولف کرسٹنسن ہے پرائم منسٹر سویڈن کے، ان کا کیا موقف ہے، وہ کیا کہتے ہیں، اور ناٹو کی ممبرشپ کا کیا ہوگا؟ جی، جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے، یا اسپیسیفکلی اگر میں پرائم منسٹر اولف کرسٹنسن کی بات کروں، تو انہوں نے بالکل کلیئرلی کہا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ فریڈم آف سپیچ کے انڈر آتا ہے، لیکن ہر فریڈم آف سپیچ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے جو احساسات ہیں ان کو مجروح کریں، اور یہ اصل میں ہیٹ سپیچ میں چلی جاتی ہے چیز. لیکن کیونکہ وہ بھی لاء کے انڈر ہی آتے ہیں، تو ان کے جو اختیارات ہیں وہ بہت ہی محدود ہیں. جہاں تک نیٹو کا تعلق ہے، میں آپ کو کلیئرلی بتا دوں کہ ترکی جو ہے وہ بالکل بھی اس چیز سے ہیپی نہیں ہے، خوش نہیں ہے. تو اس نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر ایسا ہوتا رہا تو ہم بالکل بھی الاؤ نہیں کریں گے کہ سویڈن نیٹو کا پرمننٹ ممبر بن جائے. میں آپ کو ایک اور بات یہاں پہ واضح کر دوں کہ اگلے ہی ہفتے یہاں پر ویلینیوس جو کہ لتھوینیا کا دارالخلافہ ہے، وہاں پر نیٹو کی سمٹ ہونے جا رہی ہے. اور اولف کرسٹنسن کو پتہ ہے کہ کیونکہ یہ ترکی نے جو ہے اس کو اجازت نہیں دینی، تو وہ فوراً ہی اس وقت کل ہی پہلے جہاز سے وہ یو ایس اے جا رہے ہیں جو بائیڈن سے ملنے، تاکہ جو بائیڈن جو ہے وہ اس کے اوپر پریشر ڈالے ترکی کے اوپر کہ وہ نیٹو سویڈن کو نیٹو کا مستقل ممبر جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لے. لیکن مجھے یقین ہے کہ ایسا نہیں ہو پائے گا.